जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने सुर और ताल के जादू से जाने जाते हैं। हम बात करने वाले हैं तबला के महान मैस्ट्रो के बारे में, उस्ताद जाकिर हुसैन जी के बारे में। उनका हाल ही में जो निधन हुआ, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। तो उनकी जिंदगी के किस्से और उनकी लेगेसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। मैं चाहूंगा कि पहले आप सिर्फ टॉपिक को ध्यान से सुने। फिर काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझे ये कहा था कि सर आप जैसे पहले नोट्स बता दिया करते थे वैसे बता दिया करें। तो अभी सिर्फ आप फोकस करो सुनने के ऊपर। जैसे ही ये पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कि कौन से चीजें आपके लिए काम की है, कौन सी काम की नहीं है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी का हाल ही में किसके कारण जो है वो देहांत हुआ, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये एक सीरियस लंग्स की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है जो लंग्स के फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। उनकी मौत ने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सदमा दिया है। और हर सेक्टर से लोग, चाहे वो पॉलिटिकल हो, आर्टिस्टिक हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी ने उनको ट्राइब्यूट दिया है। जाकिर हुसैन जी का जन्म गाइस 9 मार्च 1951 को हुआ था। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खुद एक मशहूर तबला मैस्ट्रो थे। सिर्फ 7 साल की उम्र से ही जाकिर जी ने तबला सीखना शुरू किया। उनका डेडिकेशन और टैलेंट इतना जबरदस्त था कि छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी पहचान जो है वो बना ली। उन्होंने गाइस सिर्फ, अगर हम बात करें, भारत के क्लासिकल म्यूजिक को ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर बनाया। ना ही सिर्फ इतना किया बल्कि वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करके एक नया फ्यूजन म्यूजिक का जमाना शुरू किया। क्या आपको पता है कि 1973 में उनका एक प्रोजेक्ट था जॉन मैक लाफ्लिन, एल शंकर और टी एच विक्कू विनय क्रम के साथ। ये कोलैबोरेशन फ्यूजन म्यूजिक की दुनिया में एक माइलस्टोन था। इनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में गाइस बात करें तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया 1988 में, पद्म भूषण इनको 2002 में मिला, पद्म विभूषण इनको 2003 में मिला। अब इस प्रकार के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि अवार्ड्स जो इनको मिले हैं, तो वो एक बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट करते हैं कि ये कितने महान जो थे वो संगीतकार थे। और ग्रैमी अवार्ड्स गाइस, सिर्फ एक नहीं 4 ग्रैमी उन्होंने जीते हैं और 3 तो 2024 में। ये सच में एक मिसाल है कि भारत का म्यूजिक कितना पावरफुल और इंस्पायरिंग हो सकता है। अब थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें, जो इनको प्रॉब्लम हुई जिसके कारण इनकी डेथ हुई। आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, गाइस आईपीएफ, ये एक क्रॉनिक लंग डिजीज है, फेफड़ों की बीमारी है जो लंग्स के टिश्यू में स्कैरिंग करता है, यानी कि खराब करता है और ऑक्सीजन एक्सचेंज में दिक्कत होती है। यह बीमारी काफी रेयर है पर इसकी अवेयरनेस काफी जरूरी है। हम सबको अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। और गाइस उनके देहांत पर हर जगह से ट्राइब्यूट्स आए। भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उनकी आर्टिस्ट्री को जनरेशंस तक याद रखा जाने वाला कहा। इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि हर्ष गोइंका और गौतम अडानी ने उनके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ग्लोबल स्टेज तक ले जाने की बात करी है।
और ये साफ दिखाता है कि उनकी लेगेसी कितनी डीप और इंपैक्टफुल थी गाइस। आगे की जो है वो चर्चा करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी का म्यूजिक बॉर्डर्स को तोड़ता था, यानी कि मतलब वो सिर्फ इंडिया की बॉर्डर्स तक सीमित नहीं था, वो हर कल्चर के लोगों को कनेक्ट करते थे। उनका एक संदेश था म्यूजिक के जरिए यूनिटी बनाना, और आज भी वो नए म्यूजिशियन के लिए एक इंस्पिरेशन है गाइस। उनकी लेगेसी के बारे में गाइस हम लोग जो है वो चर्चा करें तो जाकिर हुसैन साहब की लेगेसी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करना चाहिए, नए टैलेंट्स को इंकरेज करना और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना जरूरी है। और गाइस अगर हम उनकी कहानी को एजुकेशनल करिकुलम में इंक्लूड करें तो नए म्यूजिशियन जो है वो इंस्पायर होंगे और उनकी कला को आगे ले जाएंगे। तो गाइस अगर ये टॉपिक से आपको कुछ सीखना है और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें याद रखनी है तो वो मैं आपको अब हाईलाइट कर देता हूं, जिसके आप नोट्स जो है वो बना सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस के कारण जो है वो उनकी डेथ हुई। तो आईपीएफ तो आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ये लंग्स की प्रॉब्लम है, ये लंग्स को डैमेज करती है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। फिर इसके अलावा इनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखो, कई बार स्टेट पीएससी जो है वो पूछ लेती है कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ, राइट, और इनके पिताजी का नाम वगैरह उस्ताद अल्लाह राखा, राइट। और फिर 7 साल की उम्र में, ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं। कंट्रीब्यूशन इनका म्यूजिक में क्या था वो आपको ऑलरेडी पता है। इनका ये कोलैबोरेशन ध्यान में रख लेना कि किनके साथ इनका कोलैबोरेशन था, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर इसके अलावा आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जैसे जैज म्यूजिक हुई, वर्ल्ड म्यूजिक हुई, एक्सपेरिमेंटल जॉनर्स इन्होंने क्रिएट किए, यानी कि नए नए फ्यूजन जो है वो उन्होंने बनाए। अवार्ड्स थोड़े से ध्यान में रखना है, स्टेट पीएससी अवार्ड जो है वो पूछ लेती है, राइट। 66 ग्रैमी अवार्ड 2024 में ही 3 इनको ग्रैमी अवार्ड्स मिलते हैं और टोटल 4 ग्रैमी अवार्ड्स उनको मिले हैं। तो ये कौन सी डिजीज है? लंग डिजीज है। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। और इसका मेन कारण तो आजकल अननोन है ही, बट रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है, राइट, और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिविजुअल जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की है उनको ये ज्यादातर बीमारी अफेक्ट करती है, राइट। मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट होने के बावजूद भी ये अभी अभी तक इसका एक्चुअल कारण जो है वो पता लगा नहीं है। अब तबला के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, तबला जो है वो वर्टिकल ड्रम्स का पेयर हम लोग को देखने को मिलता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करता है। ये फैक्ट कभी आर्ट एंड कल्चर में पूछे जा सकते हैं। इसमें 2 ड्रम्स होते हैं, ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी जो है वो पता ही है, राइट। तबला, और देखो ये चीज ध्यान में रखना, 2 ड्रम्स में एक तबला होता है, राइट हैंड ड्रम होता है, और एक बयान या फिर दग्गा लेफ्ट हैंड ड्रम जिसको हम लोग बोलते हैं। ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आमिर खुसरो के द्वारा इसको इन्वेंट जो है वो किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बस इतनी चीजें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी और इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अब गाइस हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि भारत के सम्मान और साहस की एक मिसाल है। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, एक ऐसी लड़ाई जिसने साउथ एशिया का नक्शा बदल के रख दिया गाइस। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। हम बात करेंगे बांग्लादेश की आजादी के बारे में, 1971 के युद्ध की गाथा को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा समझना जो है वो जरूरी है। तो 1971 के लिबरेशन वॉर की कहानी की शुरुआत पार्टीशन के टाइम से होती है गाइस। आपको याद होगा 1947 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, यस। पर ये दोनों हिस्से अलग कल्चर, लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स की वजह से कभी एक नहीं हो पाए। सबसे पहले तो पार्टीशन और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। अच्छा, और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, यानी कि लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो उस दौरान सिर्फ आप सुनो ध्यान से। बाकी जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद जैसा आपने मुझसे डिमांड करी है, मैं आपके बिल्कुल नोट्स जो है वो रेडी जो है वो करवा दूंगा हाईलाइट करके। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, राइट। मुझे लग रहा था कि शायद अभी तक तो आप लोग सीख गए हो यार कि नोट्स क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बट कोई बात नहीं। इफ आई एम हेयर सो यू डोंट हैव टू फेयर। तो देखो यार, मेन कारण क्या थे कॉन्फ्लिक्ट्स के? तो पहला जो कारण था वो सोशल एक्सप्लॉइटेशन था, राइट, यानी कि सामाजिक शोषण। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो लगातार जो है वो बहुत सारी भेदभाव का सामना कर रहा था, राइट। फिर लैंग्वेज का इशू एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। उर्दू को जो है एज अ नेशनल लैंग्वेज के तौर पर बनाने की बात की जा रही थी, जिसके कारण से ईस्ट पाकिस्तान में, यानी कि आज की डेट में जो बांग्लादेश है, वहां पर काफी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर बंगाली बोली जाती थी यार मेनली। अब ये थोप रहे थे कि नहीं उर्दू बोलो, तो ये तो गलत है ना। फिर उसके अलावा 62% पाकिस्तान का रेवेन्यू
ईस्ट होने के बावजूद ईस्ट पाकिस्तान को मात्र 25% ही मिल रहा था डेवलपमेंट बजट के तौर पर। तो इकोनॉमिक इशू भी था कि यहां पर ईस्ट पाकिस्तान में पैसा नहीं भेज रहे थे ये लोग। फिर इसके अलावा पॉलिटिकल इशू भी, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पंजाब इलीट ने मोनोपोली बना के रखी थी और ईस्ट पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। मेनली जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है पूरा का पूरा वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा था। उसको लेकर लोग जो है बहुत ज्यादा खफा हो गए थे। अब देखो कुछ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। 1971 के लिबरेशन वॉर के मुख्य इवेंट्स क्या है आइए समझते हैं। और ये कैसा था जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इंटरनेशनल इंटरवेंशन तक ले गया। यानी कि सोचो आप कि लोग बाग जो है वो इतने त्रस्त हो गए थे कि इंटरनेशनल मुद्दा जो है ये बन गया। पहला ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्च लाइट। मार्च 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने एक बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन किया ढाका में, यानी कि घुस गए ये लोग। स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया क्योंकि स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स ही जो थे जो अवेयरनेस कर रहे थे और ये लोग नहीं चाह रहे थे कि कहीं पे अवेयरनेस जो है वो हो। तो इन्होंने उसको स्टूडेंट्स और लीडर्स को टारगेट किया, इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया और इसको लेकर स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। इतनी पीड़ाएं हो रही थी, इतनी पीड़ाएं लोगों को कि जिसकी कोई हद नहीं, यातनाएं दी जा रही थी, यानी कि बेरहमी से मारा जा रहा था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। फिर इसके इसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला एक बहुत बड़े लीडर है जिनका नाम आपको पता ही होगा, शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने बांग्लादेश की आजादी जो है वो डिक्लेयर कर दी और मुक्ति बाहिनी फाइटर्स ने गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दिया। फिर उसके बाद जो इशू आता है वो रेफ्यूजी का इशू आता है, जब 10 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो भारत आ गए और ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज था, एक बहुत ही बड़ा मानवता के ऊपर जो है चुनौती थी, मानवीय चुनौती। फिर उसके बाद हमने बोला कि नहीं डोंट वरी, अब हम आएंगे और हम बैंड बजाएंगे, अब रुको। तो इंडिया ने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ही नहीं बल्कि मिलिट्री मदद भी करी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। देखो आप, क्योंकि भाई हमने क्या 13 दिन का युद्ध था ये, 13 डेज वॉर, उसमें हमने बैंड बजा दी इन लोग की, कर लो जो करना है। आपने मेरे ख्याल से वो एक मतलब काफी सारी मूवीज जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, आपने शायद जो है वो देखी होगी। विद्युत जामवाल की एक मूवी है, जॉन इब्राहिम का भी कंट्रीब्यूशन है एक मूवी में, इसी वॉर से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलती है। तो बहुत कंट्रीब्यूशन था भाई हमारे इंटेलिजेंस का, हमारे रॉ एजेंट्स का, हमारी फोर्सेस का, आर्मी का, राइट, पॉलिटिक्स का भी, राइट, बहुत कंट्रीब्यूशन था। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या देखने को मिले। तो आप सोचिए एक युद्ध के कितने डायमेंशन होते हैं, जियो पॉलिटिकल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल। अगर जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी इस वॉर के बाद क्वेश्चन में आ गई। बांग्लादेश की आजादी साउथ एशिया का एक नया एरा थी। अब देखो यार जिन्ना का क्या कहना था, वन नेशन वन रिलीजन। अब यहां तो टू नेशन की थ्योरी आ गई है ना, और फिर बांग्लादेश को जो है आजादी मिली। फिर इंडिया का रोल एक ग्लोबल हीरो का था जो ह्यूमन राइट्स और करुणा, कंपैशन का एग्जाम्पल बना। आज भी ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग है और 1971 की लेगेसी इसके सेंटर में हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। सो 1971 के लिबरेशन वॉर एक याद है गाइस, ह्यूमैनिटी और यूनिटी की जरूरत हर समय होती है। और इस टॉपिक में हमने जो है वो इसी चीज के बारे में जो है वो सीखा। तो ये था गाइस मेनली ओवरऑल टॉपिक, और लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन इसके क्या है। बायलैटरल रिलेशंस हमारे अच्छे ही हैं, शिमला एग्रीमेंट 1972 का। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अब जो काम की चीज है एग्जामिनेशन के लिए आपके, तो देखो विजय दिवस आपको ध्यान में रखना है, 53rd विजय दिवस 16 दिसंबर को हम लोग को देखने को मिला, राइट। और विजय दिवस क्यों मनाया जाता है आपको ऑलरेडी पता है कि 1971 में बांग्लादेश को जो है वो आजादी मिली, यानी कि बांग्लादेश नई कंट्री के तौर पर उभर कर आया। बस इसमें ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। और फिर इसके अलावा आगे की जो है वो चर्चा करें तो आपको ये बेसिक आइडिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको ऑलरेडी बताई, ये आप मेंशन कर लो, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स की प्रमुख कारण जो है वो क्या थे। तो देखो सामाजिक शोषण, भाषाई स्तर पर पिछड़ना, आर्थिक उपेक्षा और राजनीतिक भेदभाव, बस इतना आप बुलेट पॉइंट्स बस लिखोगे, उसके अलावा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन, अब देखो क्या होता है कि आपको नोट्स में एक दूसरी किताब जो है वो बनानी नहीं है, आपको नोट्स सिर्फ इतने बनाने कि आपने वो देखा, हेडिंग जो है वो पढ़ी और आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट
जो ऑपरेशन होते हैं वो थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखो। ऑपरेशन सर्च लाइट मार्च 1971 का, ये बहुत ब्रूटल ऑपरेशन था, पाकिस्तानी आर्मी ने लॉन्च किया था, ठीक है, ये लिख सकते हो आप ब्रैकेट में। और इसके अंदर टारगेट जो है वो किया गया था स्टूडेंट्स को, लीडर्स को, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। फिर इसके अलावा गुरिल्ला वॉरफेयर जो था, और फिर शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने जो है वो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, और मुक्ति बाहिनी, फ्रीडम फाइटर्स जिनको हम लोग कहते हैं, तो उन्होंने गुरिल्ला ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तानी फोर्स के अगेंस्ट शुरू किया। मतलब देखो, ऑपरेशन सर्च लाइट का जो वो था, रिजल्ट था, रिस्पॉन्स जो था, वो क्या था? मुक्ति बाहिनी, राइट, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर जो है या गुरिल्ला ऑपरेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और तीसरा एक बहुत बड़ा इशू था रेफ्यूजीज का, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर इंडियन मिलिट्री ने इंटरवीन किया, ये सब चीजें तो आप ऑलरेडी जानते हो। ये जरूर ध्यान में रखना, 13 डेज का वॉर हुआ था, और इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो है वो साइन किया पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी ने, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, और ये डेट भी अगर चाहो तो ध्यान में रखना, स्टेट पीएससी जो है वो पूछ सकती है। बस, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जिन्ना की टू नेशन थ्योरी जो है उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो उठना शुरू हो गया, वो सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। बस ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर, जो आप जो है वो ध्यान में रखो ऐसा। ये शिमला एग्रीमेंट, इसका टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बार बार ये इसमें आता रहता है करंट अफेयर्स में, तो जब आएगा तो मैं आपको और डिटेल में जो है वो पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये शिमला एग्रीमेंट 1972 का यही था कि इंडो पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने की जो है वो बात की गई थी। और एग्रीमेंट ये था कि भाई पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, यानी कि जो भी मुद्दा हो गया 1971 में उसको शांति से बैठकर रिजोल्व करें, और एलओसी की जो है वो रिस्पेक्ट करें। चाहो तो ये 2-3 वर्ड जो है वो लिख सकते हो, बस दैट्स इट। तो ये था गाइस ओवरऑल पूरा टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब गाइस जो टॉपिक है हमारा वो है एड्रेसिंग जेंडर बायस इन इंडियन लॉज। ये गाइस टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऐसे में भी पूछा जा सकता है और इवन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान से पहले पूरे टॉपिक को समझना, फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले तो न्यूज को समझते हैं। अभी एक रीसेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल, ये फाइल की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बेंगलुरु के एक टेकी के सुसाइड के बाद। इसने एक बड़ा डिबेट शुरू कर दिया कि क्या डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के कानून का मिसयूज हो रहा है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और आईपीसी सेक्शन 498 ए जैसे कानून महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, लेकिन कुछ केसेस में इनका गलत इस्तेमाल होने की बातें सामने आ रही हैं। ये पीआईएल इस बायस को, यानी कि इस जो बोलते हैं ना कि जेंडर बायस होना, कि भाई कोई व्यक्ति जो है यानी कि मेल के प्रति जो है वो ज्यादा इंक्लिनेशन, यानी कि भेदभाव आप कह सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन, इसको हाईलाइट करता है और कहता है कि फॉल्स एक्यूजिशन यानी कि गलत आरोप की वजह से मेल्स मैन पुरुष की मेंटल हेल्थ और उनकी सोशल लाइफ जो है वो खराब हो रही है। तो आइए जेंडर बायस को जो है वो समझते हैं कानून के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले तो डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के कानून की बात करें, तो सबसे पहले सेक्शन 498 ए जो क्रूएल्टी के लिए पनिशमेंट देता है, एक नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आरोप गलत भी हो तब भी केस ड्रैग होता है, यानी कि खिंचता रहता है। फिर दूसरा है सेक्शन 304 बी, डाउरी डेथ के लिए है, जो गिल्टी प्रिज्यूम करता है, यानी कि पहले से ही गिल्टी जो है वो बना देता है मेल को। एनसीआरपी के मुताबिक 2012 में 2 लाख लोग अरेस्ट हुए थे, लेकिन सिर्फ 15% केसेस ही सही, यानी कि उसमें आरोप जो है वो सिद्ध हुए। सोचिए आप। फिर इसके अलावा अगर हम आगे की जो है वो चर्चा करें, तो सेक्शन 375 सिर्फ महिलाओं को रेप विक्टिम्स मानती है, मेल और ट्रांसजेंडर के लिए कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ मेल्स के ऊपर डिसेटफुल प्रॉमिस ऑफ मैरिज का चार्ज होता है, मतलब कि ये कहा गया है कि पुरुष ही जो है वो अगर कोई भी धोखा देगा तो वो पुरुष धोखा देगा, तो ये कहा गया है। सेक्शन 354 में महिला के मॉडेस्टी आउटरेज को पीनलाइज करता है, लेकिन मेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप? महिला की गरिमा को ठेस पहुंचने के लिए किए गए हमले को दंडनीय अपराध माना गया है, और पुरुषों को अगर कोई ठेस पहुंची, यानी कि उनके उनके अगर कोई गरिमा को ठेस पहुंच रही है, उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंच रही है, तो उसका कोई प्रोविजन नहीं है, राइट। ये बोल दिया था, अरे यार मेल्स तो स्ट्रांग होते हैं, फीमेल तो कमजोर है, इस टाइप से। मतलब देखो यार,
बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मतलब एवरीथिंग शुड बी इक्वल, राइट? ऑब्वियसली दैट यही तो है राइट टू इक्वलिटी भाई। और क्या आपको लग रहा है कि ये कानून में ये इक्वलिटी नजर आ रही है? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचा आपने? अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपका पैनल में बैठा हूं और मैंने आपसे पूछ लिया इंटरव्यू में कि ये सब कानून जो है वो जेंडर बाइज है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? क्या लिखोगे आप? अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि आप क्या लिखने वाले हो, मतलब क्या बोलने वाले हो, आंसर आपका क्या होगा? तो यार देखो, पहली चीज तो मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं जब आप इंटरव्यू में जाएं। तो पहली चीज तो ये है, देखो अपन को अपने कानून को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से समझना और समझाना जरूरी है इंटरव्यू में। पहले तो भाई हमने ये कानून क्यों बनाए गए? क्योंकि महिलाओं की हिस्ट्री में देखा गया कि मेनली महिलाएं ज्यादा पीड़ित हैं। बट आज की डेट में जब केसेस फॉल्स एलिगेशंस के आ रहे हैं, गलत आरोप के आ रहे हैं, तो हमें चेंजेस करने की आवश्यकता है समय के अकॉर्डिंग। और यही तो खूबी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आप मेंशन करेंगे आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स। जब ऐसा आप अपना आंसर देंगे ना, जिसमें आपका हिस्ट्री, प्रेजेंट, फैक्ट सब इंक्लूड होगा, तब आएगा मजा। तब यानी कि जो आप कुछ सुन रहे होंगे ना, तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार, ये ओवरऑल डायरेक्शन में चीजों को समझने की इनकी क्षमता है। और यही तो गेम है सिविल सर्विसेज का। आगे की चर्चा करें, फैमिली कानूनों की जो है वो बात करें, तो देखो यार, सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस सिर्फ वाइफ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए मैंडेटेड है। आजकल तो ये बहुत चल रहा है, एलिमनी वाला कितना सोशल मीडिया पे चल रहा है। एजम्पशन ये है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेल की होती है, फीमेल की नहीं। चाइल्ड कस्टडी में फादर को प्रेफरेंस कम मिलता है, चाहे उनका बॉन्ड बच्चे के साथ कितना ही स्ट्रांग हो या ना। फिर डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। मेल्स को झाड़ू मार दो, लोटा फेंक के मार दो, बर्तन मार दो, चमचा मार दो, गरम तेल फेंक दो बेचारा शिकायत नहीं कर सकता। क्या करे भाई, यही तो इतिहास है। इतिहास में जो गलत करोगे वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भुगतोगे ही। बोलते ना कि इतिहास पलट के आता है, यही भुगतान होगा सबका जो जो भी गलत करेगा। एनीवेज, चलो आगे की चर्चा करें। अब यार देखो यार, जिसके ऊपर भी गलत आरोप लगते हैं ना भाई भाई, बहुत बुरा होता है। जैसे आप खुद ही सोच लो कि कभी आपने कुछ किया ना हो और गलत आरोप लग गया आपके ऊपर, तो कितना मेंटली कितना टॉर्चर फील होता है कि भाई मेरी गलती नहीं थी, फिर क्यों? क्यों भाई, क्यों मुझे सजा दी जा रही है? मैंने ऐसा क्या किया? सो जो गलत आरोप जो होते हैं, इसकी वजह से एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, इंसान अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील करने लगता है कि यार मैं किसी काम का नहीं, साला यार भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? राइट? अब ये चीज जो होती है वो कमजोर माइंडसेट में ज्यादा होती है। आप लोग की बात नहीं कर रहा मैं, आप तो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, आपका माइंडसेट तो वैसे ही स्ट्रांग है। ये वाली चीज ज्यादातर कॉमन माइंडसेट वाले लोग जो है वो सोचते हैं कि, और स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं अगर बुरा भी हुआ है तो वो मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि अच्छा किया, क्योंकि उनको दूसरों की परवाह नहीं होती। उनको लगता है कि हाँ चलो ठीक है यार, ये इसने मेरे साथ गलत किया, वेरी गुड, कम से कम ये मुझे कुछ सीख दे के गया, ये सीख दे के गई। तो कभी भी लाइफ में कोई भी आपके साथ कोई चीट करे, बुरा करे, आपको बिल्कुल अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचने की जरूरत है चलो इससे कुछ सीखने को मिला बॉस। मैं अपनी बात करूं, मेरे को तो भाई लाखों रुपए की चीटिंग हुई है मेरे ऊपर, बट ठीक है, अपन ने बोला कि नहीं यार, ये सीखा अपन ने लाइफ में, आइंदा से जो है ये गलतियां नहीं करनी जो गलती की है, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो फ्रेंडशिप की हो, चाहे फाइनेंशियल रिलेशंस की हो। राइट? तो सीखना जरूरी है, सैड नहीं होना, अपने आप को कोसना नहीं है। एनसीआरबी का डेटा बोलता है कि मैरिड मैन की सुसाइड रेट ज्यादा है। फिर फाइनेंशियल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अब भाई कोर्ट कचहरी में इतना पैसा लग जाता है, क्या बताएं, जॉब छोड़ के जाना पड़ता है, कई बार जो है वो बदनामी के कारण जॉब जो है वो छूट जाती है काफी सारे लोगों की। भले ही वो व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए तो लोग उसको, दुनिया उसको अलग निगाहों से देखती है। अच्छा ये वही है जो अपनी बीवी को मारता है, इसकी बीवी ने केस फाइल किया है, भले बेचारा मारता ना हो, खुद पिटता हो घर पे, बट एक बार सोसाइटी है भाई, वो तो बोलती है। बट आप लोग को सोसाइटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, आप अपनी तरफ से अच्छी चीज करें। क्योंकि देखो, आप कितना भी अच्छा कर लो अपनी लाइफ में, लोग कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। लोगों का काम ही नहीं है खुश होने का, लोगों का काम ही नहीं है प्रेज करने का। 100 में से 10 लोग ऐसे आपको जरूर आपकी लाइफ में मिलेंगे, भले ही आपने कितना भी अच्छा किया उसमें भी क्रिटिसाइज करेंगे, "हं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता"। वही चीज। अब सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है इस मुद्दे को जो एड्रेस करते हैं, जैसे कि सुशील कुमार शर्मा का केस। इसमें कोर्ट ने सेक्शन 498 ए के मिसयूज
लीगल टेररिज्म बोला है, पता है ये लीगल टेररिज्म है। 498A का आप मिसयूज है वो कर रहे हो। और अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस जो था, इसने अरेस्ट के लिए कॉशन रिकमेंडेशन किया कि भाई किसी को आप अरेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा देख दाग के। साक्षी केस 1999 का, इसके बाद लॉ कमीशन ने जेंडर न्यूट्रल सेक्सुअल असॉल्ट लॉस का रिकमेंडेशन दिया। फिर इसके अलावा चंद्रभान केस 1954 का, इसने हाईलाइट किया कि ट्राई वायल डिस्प्यूट्स की वजह से फैमिली और चिल्ड्रन हर्ट होते हैं। होता है ना यार, ये तो देखने को मिलता ही है हम लोग को कि कई कई मुद्दे जो है वो ऐसे जो है वो नजर आते हैं कि बच्चों बच्चों को, फैमिली को जो है वो इफेक्ट होना पड़ता है। तो वो गलत है कि मतलब हस्बैंड वाइफ जो है वो लड़ रहे हैं, उसमें बच्चे जो है वो चपेट में आ गए हैं। अब बात करते हैं चलो सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन तो सबसे पहला ऐसा है कि कानून को ऐसे ड्राफ्ट करें कि जो जेंडर इक्वल हो, अब वो सबको प्रोटेक्ट करें। हस्बैंड और वाइफ को रिप्लेस करके स्पाउस लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है। डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल ऑफेंस के कानून मेल और ट्रांसजेंडर विक्टिम के लिए भी इंक्लूड होने चाहिए। फिर इसके अलावा जुडिशरी और पुलिस को थोड़ा सेंसिटिव करना जरूरी है। अननेसेसरली जो है वो बायसेस को दूर करने के लिए लाइव ट्रेनिंग दो कि भाई ऐसा नहीं कि आप किसी के घर में पहुंचो और वो आपको जो है वो पत्नी रोती हुई दिखाई दी और पति जो है बिल्कुल ऐसे चुपचाप खड़ा है तो पुलिस ने जाके पति में दो चार लपाड़े पेल दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेंस वेलफेयर के लिए इंस्टीट्यूशन बनाएं और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम जो है वो इंक्लूसिव करें, दोनों के लिए रखें। कैंपेन्स चलाकर जो है वो स्टीरियोटाइप्स को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ऐसा नहीं है कि मर्द जो है वो हमेशा ही गलत है। मर्द है बिन पेंदी लोटा है, ऊ बोले आ। चलो अब मैं आपको बता देता हूं बॉस कि क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी ये न्यूज के लिए अपने लिए कुछ काम की नहीं है न्यूज। मेनली सेक्शन 498A आईपीसी का, ये आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, लिख लो। सेक्शन 304B, ये डाउरी डेथ से रिलेटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें सेक्शन 498A के बारे में पूरी चीज आप ध्यान में रखना कि इसमें 3 साल तक की सजा है, फाइन है, राइट। नॉन बिलेबल और नॉन कंपाउंडेबल नेचर इसका हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। फिर सेक्शन 304B डाउरी डेथ से रिलेटेड हम लोग को जो है वो केस देखने को मिलते हैं। एनसीआरबी का डेटा अगर याद रखना चाहो तो ठीक है, वरना इतना कुछ खास काम का नहीं है। सेक्शन 375 तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। सेक्शन 377 के बारे में भी आप जानते ही हैं। सेक्शन 69 बीएनएस का, अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी को बोल रहा है कि भाई धोखा दे रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बोल के शादी नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये सिर्फ मेल्स के खिलाफ होती है। सेक्शन 354 जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किस चीज के लिए जो है वो होता है कि किसी की गरिमा को ठेस पहुंचा दी है, तो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचेगा तो ही वो अपराध माना जाएगा। पुरुष की गरिमा को ठेस पहुंचेगा तो अपराध नहीं है। तो ये बेसिकली ये जो कानून है, इनके नाम आपको बस थोड़े से ध्यान में रखने, इससे रिलेटेड नोट बना लेना है। सेक्शन 125 किससे रिलेटेड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं, चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में। और इवन मेंस में भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ये सब कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं, कानून के नाम वगैरह। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता ही है कि भाई अगर किसी के ऊपर गलत आरोप लगता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है या करती है। कोर्ट के जजमेंट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपना ये लॉ कमीशन वाला। मैंने आपको लॉ कमीशन वाला एक बताया था ना, कहाँ गया यार वो, ये साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999 का जजमेंट। और इसमें यही कहा गया, आप तो बस ये मेंशन करना है कि लॉ कमीशन ने भी ये रिकमेंडेशन जो है वो दिया है कि जेंडर न्यूट्रल सेक्सुअल असॉल्ट के कानून जो है वो तैयार करें, बस दैट्स इट गाइस, इतना ही था ये टॉपिक। अब गाइस देखिए, ये वाला जो टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये काफी यूनिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग्स एंड फार्मिंग इन वेस्टर्न घाट्स। एक तरफ एग्रीकल्चर हमारे लिए जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्सपेंशन का असर, यानी कि एग्रीकल्चर जो हम बढ़ाते आ रहे हैं उसका असर हमारी बायोडायवर्सिटी पर कैसे पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस, खेती किसानी वेस्टर्न घाट्स के मेंढकों को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं मेंढक की कहानी। तो एक रीसेंट स्टडी ने हाईलाइट किया है कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से वेस्टर्न घाट्स, जो कि एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां के मेंढकों की पॉपुलेशन पे काफी बुरा असर पड़ रहा है। ये सिर्फ मेंढक की बात नहीं है गाइस, ये एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा है
हैबिटेट लॉस और बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स का ड्यू टू इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस। अब समझते हैं फार्मिंग का फ्रॉग्स पर क्या इंपैक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज तो उनका हैबिटेट डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि उनका जो आवास है जहां पर वो रहते हैं तो वो खत्म हो रहा है। धान की खेती जो है इसमें फ्रॉग की डाइवर्सिटी सबसे कम होती है, पता है आपको। मैंगो और कैशू ऑर्चर्ड्स में फ्रॉग्स की संख्या बहुत कम है। रेयर प्रजाति जैसे कि सीईपीएफ, बुरोइंग फ्रॉग और गोआन फेजर वर्य वहां लगभग एब्सेंट है। तो मतलब इनका पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इनका आवाज खत्म हो रहा है। दूसरा पॉइंट, माइक्रो हैबिटेट लॉस। अब देखो, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं रॉक पूल्स जैसे, यानी कि चट्टान वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर फ्रॉक्स थोड़े से फंस के रहते हैं, जहां पर जो मेंढक जो है वो अंडे देते हैं, और टेडपोल के लिए एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्रीकल्चर के चलते ये पूरी एरियाज खत्म हो रहा है, ये दरारें खत्म हो रही हैं। वेटलैंड डिस्ट्रक्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, जहां पर मेंढक जो है वो रहते हैं। शहरीकरण की वजह से मेंढक की ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो खत्म हो रही है। फिर तीसरा सबसे बड़ा कारण केमिकल का भैया, कि केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की वजह से पानी जो है वो पल्यूट हो रहा है, और उसके कारण से फ्रॉग्स जो है वो मरते जा रहे हैं। फिर क्लाइमेट सेंसिटिविटी, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण टेम्परेचर लेवल हाई हो रहा है। तो बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण, या कई बार कभी रेनफॉल हो रही है कभी नहीं हो रही, उस पैटर्न के कारण भी फ्रॉग्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो दैट इज द मेन इशू। तो ये कारण थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये गाइस सिर्फ वेस्टर्न घाट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल लेवल पर भी एम्फीबियंस डिक्लाइन हो रहा है। 40.7% एम्फीबियंस स्पीसीज दुनिया भर में खतरे में है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, डिजीज जैसे ये बीमारियों के नाम, जैसे कि काय काइट्राइडोमाइकोसिस और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। वेस्टर्न घाट जहां पर 252 एम्फीबियंस प्रजाति हैं, उनमें से 226 मेंढक हैं, और यहां भी ये खत्म होते जा रहे हैं। फिर मेंढक का कल्चर और इकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो क्या है। तो पहली चीज तो, मेंढक को इंडियन ट्रेडिशन में रेन और फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है। बोलते ना कि मेंढक की शादी हो रही है, ऐसे रिचुअल्स आसाम के डेकुली दिया और केरल के मंडूका परिनाया में देखने को मिलते हैं। केरल की कुछ ट्राइब्स मॉनसून के टाइम पिग नोज पर्पल फ्रॉग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। फिर एनवायरमेंटल इंडिकेटर भी इसका है। मेंढकों को इकोलॉजिकल सेंटिनल्स माना जाता है, जिसका डिक्लाइन से पता लगता है कि एनवायरमेंट कितना हेल्दी है कितना नहीं है। फिर इसके अलावा आगे की चर्चा करें तो एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल लेवल पर भी देखने को मिल रहा है। डिफॉरेस्टेशन, जो हम लोग पेड़ वगैरह काट रहे हैं, इसकी वजह से 1990 से लेकर अब तक 80 मिलियन हेक्टेयर जंगल जो है वो खत्म हो चुके हैं। मोनोकल्चर फार्मिंग डाइवर्स इकोसिस्टम को रिप्लेस कर देती है, यानी कि एक ही प्रकार की प्रजाति आप उगा रहे हो, क्रॉप्स उगा रहे हो, खेती एक ही प्रकार की जो है वो कर रहे हो, तो उसमें फिर डाइवर्सिटी कहां से आएगी। तो इसके कारण बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कम होती जा रही है। केमिकल का ज्यादा उपयोग करने से पानी, मिट्टी खराब हो रही है ना। तो अब सोल्यूशन जो है वो क्या है, तो बहुत सिंपल सी चीज है सोल्यूशन। पहली चीज तो भाई, आप ईल्ड गैप्स को जो है वो बंद करो। जो ऑलरेडी जो खेती किसानी है, राइट, उसको आप जो एक्सपैंड कर रहे हो वो कम करो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करो। प्रॉपर तरीके से जमीन को कैसे उपयोग करना है उसकी प्लानिंग करो। फूड वेस्ट को रिड्यूस करो। हेल्थियर डाइट जो है वो प्रमोट करो। तो ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। ये एक ओवरव्यू था कि फ्रॉग्स और फार्मिंग के बीच क्या कनेक्शन है, और कैसे हम इस मुद्दे को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा टॉपिक था, उतना कुछ खास था नहीं इसमें। आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसा ऐसा पॉइंट मिला हो जो आपको ध्यान में रखने के लिए जरूरी हो। बाकी एक बेसिक सा आइडिया था बस। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, अब मेंढक जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के कारण क्यों उनको खतरा है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, नेचुरल है, क्योंकि हैबिटेट जो है वो खत्म होता जा रहा है, राइट। माइक्रो हैबिटेट लॉस उनका जो है वो हो रहा है, केमिकल्स की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, राइट। ये लिखने की जरूरत नहीं, इसके नोट्स मत बनाओ मेरे हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना कि आप जिसके नोट्स है वो तैयार करो। ये बहुत बेसिक चीज है, मतलब महीने में 5 6 7 8 बार आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार के टॉपिक्स, तो वो आपको याद हो ही जाएंगे। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप रेगुलर बने रहो।
अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 का, और काफी मतलब आप कह सकते हो कि फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विसेज का। अक्सर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन इन इंडिया के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, नॉट ओनली फॉर एनवायरमेंट बल्कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्या है ये वेटलैंड? तो वेटलैंड वेटलैंड का मतलब होता है ऐसे एरियाज जहां पानी स्टैटिक या फ्लो कर रहा हो, जैसे मार्शलैंड, मैंग्रोव्स, पॉन्ड्स, स्वैम्स और इवन एस्चुरीज। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ऐसा एरिया जहां पर दलदली एरिया, उसको अपन वेटलैंड जो है वो बोलते हैं। गाढ़ी मिट्टी होती है जहां पर, है ना। सुंदरबंस देख लो आप, वेमनाड लेक देख लो। ये एरियाज लैंड और पानी के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है, इकोटोन जिसको जनरली हम लोग जो है बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन। अब अलग अलग प्रकार के वेटलैंड्स होते हैं, इसके बारे में जो है वो हम लोग चर्चा करें तो जैसे कि अगर आप देखो कोस्टल वेटलैंड आपको मिल जाएंगे, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, है ना, ये कोस्टल वेटलैंड है। शैलो लेक्स में या पॉन्ड्स वाले वेटलैंड ये परमानेंट या सेमी परमानेंट वाटर बॉडीज होते हैं। मार्शेस की बात करें, हर्बेकियस वेजिटेशन वाले फ्लड प्रोन एरियाज। स्वैम्स के बारे में बात करें, ट्रीज और शर्ब से कवर्ड वेटलैंड होते हैं। बॉक्स जो होते हैं वो जहां पर पीटलैंड में जो है पानी पूरा भरा रहता है, बेसिकली रेनफॉल के कारण ये हम लोग को देखने को मिलते हैं कि बनते हैं। एस्चुरीज की बात करें, जहां नदी जो है वो समुद्र से मिलती है। तो ये अलग अलग प्रकार के हम लोग को वेटलैंड जो है वो देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मुहाना, पंक, कच्छ भूमि, दलदल एरिया, उथली झीलें और तालाब, तटीय आर्द्र भूमि। राइट, तो ये जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ये आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स है। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंस क्या होता है वेटलैंड का। सबसे पहली चीज तो ये नेचुरल वाटर फिल्टर होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं, फ्लड को प्रिवेंट करते हैं, बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करके फ्लड के रिस्क को कम करते हैं। फिर सैरस क्रेन जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज का ये घर है, तो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कार्बन को स्टोर करके क्लाइमेट चेंज से फाइट करने का काम करते हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग और टूरिज्म के लिए ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है आपको, इंडिया के वेटलैंड ने 30% फ्लड रिस्क को जो है वो कम किया है, 30% फ्लड रिस्क को। तो देख लो भाई आप, मतलब 30% तो किया ही किया है, और 60% तक जो है वो किया है। 30% तो 100% किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात ध्यान समझना, इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.31 लाख वेटलैंड्स है, और सिर्फ 92 वेटलैंड्स को ही ऑफिशियल वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के तहत नोटिफाई किया गया है। फिर ग्राउंड ट्रुथ की बात करें तो 81,649 वेटलैंड्स का प्रोसेस कंप्लीट, लेकिन सिर्फ 784 का प्रॉपर डिमार्केशन हुआ है। डिमार्केशन यानी कि उसकी बाउंड्री सेट करी है, ये ग्राउंड रियलिटी है। अभी रिसेंट न्यूज ये थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 30,000 एक्स्ट्रा वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर दिए हैं, और 2017 के एम के बाल कृष्णन केस के जजमेंट को जो है वो सप्लीमेंट करते हुए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, वेटलैंड से रिलेटेड, जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और आज की डेट में जो चैलेंजेस हैं वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो यही है कि लीगल फ्रेमवर्क जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है, पर्याप्त नहीं है हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क, है ना। फिर अर्बनाइजेशन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, सिटी जो है वो काफी तेजी से एक्सपैंड हो रही है, जिसके कारण वेटलैंड जो है वो श्रिंक होते जा रहे हैं। राइट, इंडिया ने 30% वेटलैंड पिछले 30 साल में खो दिए हैं, पता है आपको। फिर पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या, आप जानते ही, इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चर बेस से वेटलैंड जो है वो खराब हो रहे हैं। फिर इन्वेजिव स्पीसीज है, आक्रामक प्रजाति जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ जैसे प्रजाति नेटिव फ्लोरा फौना को जो है वो इंपैक्ट करती है। जलकुंभी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसी की बात हो रही है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या सूखा पड़ जा रहा है, इसके कारण भी वेटलैंड को नुकसान पहुंच रहा है। फिर अवेयरनेस की कमी, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए भी इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। फिर इंडिया के क्या प्रयास है, तो गाइज आपको बता दें, इंडिया में 85 रामसर साइट्स हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे कि क्योलादियो नेशनल पार्क और चिलिका लेक। क्या मुझे बता सकते हो क्योलादियो नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है, और चिलिका लेक कहां पर है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। फिर इसके अलावा नेशनल प्लान्स भी हमने बनाए हैं, एनपीसीए, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो और अमृत धरोहर, ऐसी स्कीम्स वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। महाराष्ट्र के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 जैसे इनिशिएटिव है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये टॉपिक्स है गाइस जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, तो आगे चल के हम लोग को नेशनल पॉलिसीज के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
वेटलैंड को कार्बन स्टोर करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को ध्यान में रखते हुए इसको भी शामिल करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रोजेक्ट के साथ वेटलैंड को भी प्रोटेक्ट करने की प्लानिंग करनी पड़ेगी, अर्बन प्लानिंग। पब्लिक के बीच में एजुकेशन और कैंपेनिंग के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। रामसर कन्वेंशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस पर हमें काम करने की सख्त आवश्यकता है। तो वेटलैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेवरेट टॉपिक है ये सिविल सर्विसेज का। अक्सर सिविल सर्विसेज इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछती है। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या न्यूज थी, तो वो सब चीजें उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं याद करने की, बस एक ध्यान में रखना कि लगभग 30,000 एडिशनल वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर जो है वो दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, वेटलैंड क्या होते हैं तो उसकी डेफिनेशन आपने ऑलरेडी एनवायरमेंट की क्लास में लिख ली होंगी। ये टाइप्स बहुत जरूरी हैं। ये टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि वेटलैंड के कौन से टाइप्स हैं, तो ये जितने भी टाइप्स होंगे बस नाम याद रख लेना, ठीक है। ये नाम जो है वो उसके नोट्स बना लेना। फिर वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बुलेट पॉइंट कि भाई वाटर फिल्टर का जो है वो काम करते हैं, नेचुरल वाटर फिल्टर है, फ्लड प्रिवेंट करने का काम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कार्बन को स्टोर करने का काम करते हैं, सीक्वेस्ट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, लोगों की लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फिशिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितने वेटलैंड्स है वो लिख लो आप, राइट, ठीक है। चैलेंजेस जो है वेटलैंड के क्या है, पर्याप्त हमारे पास कानूनी संरचना जो है वो नहीं है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, राइट, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स। फिर इसके अलावा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, आक्रामक प्रजाति का खतरा है, इसमें आप ये लिख सकते हो जलकुंभी। फिर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट लिख लो। फिर अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं किसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। रामसर कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, 1982। एक मिनट, अच्छा इंडिया ने ज्वाइन किया था 1982 में, ठीक है, फिर ठीक है। फिर नेशनल प्लान्स के बारे में बात करें तो ये नेशनल प्लान के नाम लिख लो भाई, जो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पे भी इसको शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कुछ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का जो नेट जीरो एमिशन का गोल है 2070 का, तो आपको ऑलरेडी जो पता ही है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्रॉब्लम है वही मैंने आपको बताया, वही इसका सोल्यूशन है। बाकी इतना लिखो जितना मैंने भी आपको बताया, दैट्स इट। सो गाइस, सबसे पहले तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन जो है वो आ रहा होगा एमसीक्यू वाला। अब आपको क्या करना है, पहले मैं जो बता रहा हूं वो चीज ध्यान से सुननी है, फिर उसके बाद फिर इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। तो ध्यान सुनो। हम बात करेंगे एक ऐसे शायर के बारे में जिसने अपनी शायरी के लिए इतना, मतलब वो मशहूर हो गए थे अपनी शायरी के लिए कि खुद मुगल साम्राज्य के बादशाह ने उन्हें टाइटल दिया। अब सुनना, मिर्जा गालिब की हम लोग बात करने वाले हैं। मिर्जा गालिब का असली नाम जो है वो है मिर्जा असदुल्लाह बैग खान। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। उनका बचपन एक आम जिंदगी के जैसे था, लेकिन उन्होंने अपनी शायरी से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। गालिब की शायरी का एक खास अंदाज था। वो मोहम्मद दुख आए है दुख दुख की शायरी तो मतलब ये मान के चलो कि वर्ल्ड फेमस हो जाती है, और जिंदगी के गहरे पहलुओं पर लिखते थे ये। सुनने वालों को लगता था कि जैसे उनके दिल की बात लिख गई हो, क्योंकि देखो जब लोग रिलेट करते हैं ना एक दूसरे से, तब आता है मजा कि अरे हाँ यार ये तो रिलेट हो रहा है, तभी तो ट्रेंड होता है चीजें। तो एक मशहूर शेर सुनते हैं इनका। हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आय हाय, अरे दिल को छू गया है। हजारों ख्वाहिश ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। आय हाय, तो कैसा लगा शेर? कमेंट बॉक्स पे दहाड़ दो। सो गाइस, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले जब बहादुर शाह जफर दिल्ली के मुगल सम्राट थे, तो गालिब का नाम उन तक पहुंच गया। गालिब की कला को सहारा गया और उन्हें दो खास टाइटल दिए गए, दाबीर उल मुल्क और नज्म उद्दौला। इन टाइटल्स के जरिए उनकी कला और प्रतिभा को एक राजा के द्वारा सम्मान मिला। सोचो कितना बड़ा महत्व होगा कि किसी को जो है वो राजा ने स्वयं जो है वो सम्मानित किया। तो गालिब ने अपनी जिंदगी में उर्दू और फारसी दोनों में लिखा, लेकिन उनका कहना था कि फारसी उनकी असली पहचान है। उन्होंने लिखा था, और भी दुनिया में शुखावर बहुत अच्छे है, और भी दुनिया में शुखावर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और
तो ये अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो गालिब के कुछ और मशहूर शेर सुनोगे क्या? चलो छोड़ो यार, ज्यादा शेर और शायरी में फिर अभी नीचे कमेंट बॉक्स में गालियां बढ़ जाएगी कि पढ़ा कम रहे हो, शेर और शायरी ज्यादा कर रहे हो, हैं? फिर वैसे ही टीम मुझे चिल्लाएगी कि व्यूज तो आ नहीं रहे। अब भाई व्यूज आ नहीं रहे तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा पढ़ा रहा हूं। अब वो यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि अच्छी चीज को प्रमोट नहीं करता। आप लोग भी प्लीज ट्राई किया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, या शेयर के बटन पे क्लिक कर दो तो यूट्यूब को लगे कि हाँ भाई ठीक ठाक है। तो वही चीज है। अब देखो, चलो ये था, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। देखो भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो लिखकर बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं पता तो वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आज ही डिटेल में पूरी चीज पढ़ें, विकीपीडिया से पढ़ लो, उसी में इसके आंसर्स काफी सारे आपको मिल जाएंगे। अब गाइस देखो, ये डी गुकेश जो है, ये बेसिकली थर्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है चेस की हिस्ट्री में, ना कि यंगेस्ट। और ये पहले इंडियन है जिन्होंने फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो जीता है, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल चेस की, जिसको ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया आईओसी के द्वारा 1999 में। अब डिजीज एक्स के बारे में मैंने देखो आपको पढ़ने के लिए कहा था, वेरी गुड, आप लोगों ने जो है उस पर अच्छी पढ़ाई जो है वो करी है, फैंटास्टिक। डिजीज एक्स का मतलब ये है कि जिसके बारे में भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कंसेप्ट है, जिसमें ये चीज क्लियर जो है वो कर दी थी डब्ल्यूएचओ ने कि भाई इस बीमारी के बारे में जो है वो किसी को नहीं पता कि कौन सी आगे चल के बीमारी आ सकती है जो एक महामारी का रूप ले ले, वैश्विक महामारी का। तो ये है डिजीज एक्स। तो डिजीज एक्स का मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ, ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि भाई जिस जिस पैथोजन के बारे में हमें नहीं पता ये वो है, और जो आने वाले समय में खतरा बन सकती है, तो उसके लिए अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो, रिसर्च पे काम करो। और इसके लिए जैसे नगोया प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था एक डिजीज एक्स का। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। और बस आज का ये लास्ट टॉपिक था हमारा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।